स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। उस के अंदर एक और टर्म हमारे सामने आई जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट कहा। और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने के और एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ उनकी यूनिट्स को भी ड्राइव किया। तो मैंने आपको यह बताया कि के और एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जब मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिस्क्राइब कर रहा था, वहां पे मैंने आपको ये बताया कि हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, मतलब कि कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ना कोई गैस है, ना कोई सॉलिड, ना कोई लिक्विड, नथिंग। उसको हम क्या कहते हैं? फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम कहते हैं। लाजमी नहीं है कि हमेशा चार्जेस के बीच में वैक्यूम ही रखा जाए, हम पे डिपेंड करता है। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि नहीं, मैंने तो वैक्यूम नहीं रखा, कोई और मटेरियल रख देते हैं, लेकिन वो मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो मटेरियल क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इंसुलेटर। वो कंडक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कंडक्टर होगा फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो हम कोई और मटेरियल रखेंगे चार्जेस के बीच में, दैट शुड बी अ इंसुलेटर। वो इंसुलेटर होना चाहिए। इंसुलेटर क्या है? जिसमें करंट पास नहीं होता, उसको हम क्या नाम देते हैं? इंसुलेटर। ओके, तो जब हम दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर देंगे, मीडियम चेंज करने का मतलब है अब वैक्यूम नहीं रहा, अब कोई और मटेरियल हमने रख दिया। वो ग्लास भी हो सकता है, वो बेंजीन भी हो सकती है, वो रबर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, व्हाटसोएवर। उस केस में कूलम्स फोर्स का फार्मूला 11.5 इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और अगर 11.5 इक्वेशन को आप गौर से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है एफ मेड। मेड का मतलब है कि अब हमने दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रख दिया है, अब वैक्यूम अवेलेबल नहीं है। जब हमने ये काम कर दिया तो अब फार्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट नहीं आ रहा, ये जीरो साथ नहीं आ रहा एप्सिलॉन के, बल्कि सिर्फ एप्सिलॉन है। ये चेंजिंग आई है फार्मूले के अंदर। जब वैक्यूम था तब क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमने वैक्यूम को हटा दिया है, कोई और मटेरियल रख दिया है, वो रबर भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, व्हाटसोएवर, बट दैट शुड बी एन इंसुलेटर। तो अब इस केस में जो कूलम फोर्स है उसका फार्मूला क्या बन चुका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन क्या है, आइए देखते हैं इसको। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए नीचे डायरेक्ट आ जाऊंगा 11.7 पे। ये इसको मैं अभी बाद में 11.6 को भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको 11.7 समझ आ गई तो ये इसी में कवर हो जाएगा। 11.7 को देखिए, 11.5 को ही दोबारा लिख रहा हूं, देखिए जरा। सिर्फ चेंजिंग क्या है? एफ मेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। इस आर यूनिट वेक्टर को फिलहाल भूल जाइए, ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। फिलहाल हम इसको डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ आप ये याद रखिए एफ मेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा चलिए जरा ऊपर 11.5 में, यहां पे क्या था, एप्सिलॉन था, यहां पे क्या आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। और यही चीज मुझे 11.6 भी बता रही है कि एप्सिलॉन क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन से डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊं क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। और इसी चीज को हमने 11.7 में रिप्रेजेंट किया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बन चुका है एफ मेड का फार्मूला। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर को हम नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का क्या मतलब है, ताल्लुक होना, मतलब कि हम जो भी मटेरियल इंसर्ट करेंगे वैक्यूम के अलावा उसकी परमिटिविटी को वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। आइए 11.1 टेबल को जरा डिस्कस करते हैं, मजीद सारी चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी। यहां पे आप देख रहे हो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वैक्यूम की एप्सिलॉन आर वो कितना है, 1। तो मुझे ये बताइए इस फार्मूले में अगर मैं वैक्यूम ले लूं, मतलब मीडियम कौन सा रख दूं, दोबारा वैक्यूम रख दूं, तो इस फार्मूले में एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, 1। तो क्या वही दोबारा वही फार्मूला नहीं बन गया जो पीछे हम पढ़ के आए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या हो चुका है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, 1। आइडियल केस है, इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, होगी 1। एयर की कितनी है, 1.006, दैट इज वेरी क्लोज टू वैक्यूम, दैट इज वेरी क्लोज टू वैक्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम रख दें या एयर रख दें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। बेंजीन की कितनी है, 2.284, जर्मेनियम की 16, ग्लास 4.8 से लेकर 10, रबर 2.94, अमोनिया 22 to 25, ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर हैं, इनकी रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है। तो याद रखिए वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, 1। बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं वैक्यूम के अलावा उन सब की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है। और यही चीज आप टेबल में देख रहे हो कि बाकी जितने भी मटेरियल हैं उनकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, वैक्यूम की 1 है बस। उम्मीद है ये टेबल आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से रिलेटिव परमिटिविटीज पूछ ली जाती हैं। मिसाल लीजिए रबर, ग्लास, बेंजीन, ईटीसी, इसकी रिलेटिव परमिटिविटीज पूछी जा सकती हैं। तो यहां तक हमने 11.7 इक्वेशन को सीख लिया। यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डील करना है, डायरेक्शन हम देख चुके हैं। अच्छा जी, दोबारा चलता हूं 11.7 की तरफ। अगर आप इस 11.7 को गौर से देखें तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, अगर आप एप्सिलॉन आर को छोड़ के बाकी सारी चीजों को देखें, और आर यूनिट वेक्टर को मैं अभी बता चुका हूं, इसको इग्नोर करना है फिलहाल हमने। तो अगर मैं एप्सिलॉन आर को छोड़ दूं तो बाकी ये जो फार्मूला बन चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या ये भाई वही मेरे एफ वैक्यूम वाला फार्मूला नहीं है क्या? यस, ये तो वही एफ वैक्यूम है एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ रहा था, वहां पे क्या लिख दिया, एफ वैक्यूम।
और एप्सिलॉन आर उसी तरह डिनोमिनेटर में मौजूद है, उसको नहीं छेड़ा। सो यहां से हमें एक नया फार्मूला मिल गया कि एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। आइए एक एग्जांपल करते हैं जरा, फिर देखिएगा चीजें कैसे अपना रुख बदलती हैं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, इस फार्मूले को देखिएगा 11.8 को, मैं कहता हूं जी कि जो मेरे पास इस वक्त एफ वैक्यूम है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि एफ वैक्यूम जो है इसकी वैल्यू है जी मेरे पास इस वक्त अच्छा जी सॉरी, तो मैं कहता हूं जी कि एफ वैक्यूम जो है इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मिसाल लीजिए, मैं कहता हूं जी कि मैंने 10 रख लिया, फॉर एग्जांपल 10 रख लिया, ये मिसाल दे रहा हूं। और जब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का क्या मतलब है, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 10, इसका मतलब यह है कि दोनों चार्जेस में जब क्या पड़ा हुआ था, वैक्यूम था, तो तब कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 10 न्यूटन, या 10 न्यूटन लिख देता हूं 7 यूनिट। अब मैं कहता हूं नहीं जी, मैंने अब वैक्यूम नहीं रखा, बल्कि मैं कहता हूं जी कि मैंने इसके दरमियान में पैराफिन पेपर रख दिया है। क्या रख दिया, पैराफिन पेपर। तो पैराफिन पेपर की एप्सिलॉन आर क्या है, 2। तो अब मैं क्या करूंगा, एफ मीडियम क्या बन जाएगी, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ कि अब इस एफ वैक्यूम को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या बनेगा, मुझे बताओ जरा, क्या आएगा आपके सामने, 5 न्यूटन। क्या आ चुका है, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वैक्यूम था तो तब फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन, और वैक्यूम को हटा के अब क्या रख दिया बीच में, पैराफिन पेपर, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 2। अब उस केस में मीडियम के चेंज करने से जो नई फोर्स बनी है बिटवीन द चार्जेस वो कितनी आ चुकी है, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वैक्यूम के अलावा कोई भी मटेरियल रखेंगे वहां पे कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कि जब आप वैक्यूम के अलावा कोई भी मटेरियल इंसर्ट करेंगे बिटवीन द चार्जेस, वहां पे कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। और वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा मटेरियल रखा है और उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। आइए एक और मिसाल करता हूं, मैं कहता हूं जी कि वही एफ वैक्यूम था मेरे पास 10 न्यूटन, और मैं जो हूं अब इन दोनों चार्जेस के बीच में ग्लास रख देता हूं। तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी है 4.8 से लेकर 10 तक, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी आ सकती है। तो मैं कहता हूं मैंने एक ऐसा ग्लास लिया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 5, क्योंकि 5 जो है 4.8 और 10 के बीच में आ रहा। जब मैंने 5 से ले लिया तो मुझे बताओ कि अब कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगी, दैट शुड बी इक्वल टू 2 न्यूटन। सो अब क्या हो रहा है कि अब पहले आपने क्या रखा हुआ था, पैराफिन पेपर, तो कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5 न्यूटन। अब आपने कहा नहीं जी अब मैं पैराफिन पेपर भी नहीं रखता बल्कि मैं ग्लास रख देता हूं। तो जब मैंने ग्लास रखा और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या कंसीडर की है, 5, तो आपने जब 10 न्यूटन, एफ वैक्यूम 10 न्यूटन था उसको 5 से डिवाइड किया, तो अब एफ मेड कितना आ चुका है, 2 न्यूटन। इसका मतलब है कि अब तो कूलम फोर्स बहुत ही डिक्रीज कर गई है। सो यहां से हमें प्रूव हो चुका है कि जब भी हम वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम इंसुलेटर इंसर्ट करेंगे बिटवीन द चार्जेस, वहां पे कूलम फोर्स काफी हद तक डिक्रीज कर जाएगी।
दैट क्लियर? सो इन दो मिसालों के साथ हमने सीख लिया कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो कूलम फोर्स के साथ जब हमने मीडियम चेंज किया तो वहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है जी, तो आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। सो इसको मैं एक बार फिर से ज़रा कर देता हूँ, समरीज की कर देता हूँ, ताकि जो है वो फिर हम एक क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन रखेंगे आपके लिए। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जब भी हम दो मीडियम्स के दरमियान में वैक्यूम इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो कूलम फोर्स था उसका फार्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको हम F भी कह सकते हैं, F वैक्यूम भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस के बीच में क्या रखा हुआ था, वैक्यूम रखा हुआ था। लाजमी नहीं है कि हमेशा वैक्यूम ही हो, मैंने एक और मटेरियल रख दिया जो कि इंसुलेटर था। उस केस में अब कूलम फोर्स की शक्ल F मेड बन चुकी है और उसका फार्मूला 1/4 बाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बन चुका है। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एक नई टर्म हमारे सामने आई है एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि हम बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनको वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वैक्यूम की परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है 1, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है। तो मैंने ये देखा 11.7 में कि जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ रहा है, ये तो F वैक्यूम बन चुका है और एप्सिलॉन R उसी तरह डिनोमिनेटर में आ गया। फिर मैंने दो एग्जांपल्स की, उससे मुझे ये पता चला कि जब भी जो है वो, उससे मुझे ये पता चला कि जब भी हम दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज कर देंगे तो वहां पे कूलम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी हद तक डिक्रीज कर जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मीडियम रखा है, कौन सा मटेरियल रखा है और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है। तो बच्चों आज जो है वो अपने लेक्चर को हम यहाँ तक ही कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और फिर हम देखेंगे कि मज़ीद इस चैप्टर को आगे किस तरीके से लेके चलना है। तो फिलहाल जो है वो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो हम एक क्वेश्चन और आंसर का सेशन रखेंगे और फिर जो है वो अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे।